तो करंट अफेयर्स के अगले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो आपका रक्षा मंत्रालय है। पहले तो एक संस्था है आपकी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं HSL। ये आपकी भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है। रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में अभी एक अनुबंध हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक साइन हुआ है 25 अगस्त 2023 को। ये साइन टोटल जो है 1900 करोड़ रुपए का है, 1900 करोड़ रुपए का है ये, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के बीच में। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है रक्षा मंत्रालय को 5 जो है आपके शिप देगा, सपोर्ट शिप देगा। ये आप देख पा रहे हैं। सपोर्ट शिप क्या होते हैं? जैसे देश में कभी कोई आपदा आ जाती है जो समंदर के माध्यम से ही उसको सुलझाया जा सकता है, तो सपोर्ट शिप काम आते हैं। जैसे लोगों को निकालने के लिए, मानवीय सहायता को भेजने के लिए, आपदा राहत कार्यों के लिए ये कब काम आते हैं? जैसे चक्रवात आ गया कोई, है ना, तो चक्रवात में जो भी लोग फंसे हुए हैं समंदर में या कहीं पर भी, उनको निकालने के लिए, या किसी भी देश में कोई आपदा संकट आ जाता है, वहाँ से मानवीय सहायता भेजनी है। मानवीय सहायता भी बड़े स्तर पर समंदर के रास्ते से जाती है। किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए, तो इन जहाज़ों को तैनात किया जाएगा 5 शिपों पर जो है रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में। विशाखापट्टनम में जो है ये इनकी शाखा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में, इनके बीच में 1900 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है एक अधिग्रहण किया जाएगा 5 फ्लीट सपोर्ट शिप का, 5 फ्लीट सपोर्ट शिप का जो है अधिग्रहण किया जाएगा, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 पनडुब्बियां हैं टोटल, 5 पनडुब्बी नहीं है, माफ करिएगा, सपोर्ट शिप हैं। ये आप सारे शिप देख रहे हैं ना, तो ये फ्लीट शिप हैं जिन पे ये कार्य करेंगे। अब आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानते होंगे। अब आज के टाइम पे फाइबर का ही जमाना है। आप जियो फाइबर का नाम सुन रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुन रहे हैं। दरअसल ऑप्टिकल फाइबर आपका जो होते हैं, अब इससे जुड़ी हुई एक न्यूज़ है, मैं अभी बताता हूँ ऑप्टिकल फाइबर क्या है, और यहाँ पर कुछ इकोनॉमी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। पहले एक बार हम समझ लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एक वायर है, तार है, और इसमें कुछ इस तरीके की वायर बनी होती हैं। दरअसल ये सारी सिलिका से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? सिलिका से, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई जो वायर होती हैं, ये एक तरीके से सिलिका से बनी हुई बेलनाकार संरचना होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस पे करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? संचार के क्षेत्र में, दूरभाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा व्यक्ति की आवाज़, टेलीविजन के चित्रों, कंप्यूटर के आंकड़ों को सर्वर, मतलब एक तरीके सफलतापूर्वक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है एक जगह से दूसरी। जो इंटरनेट सर्फिंग है आपकी, तो ऑप्टिकल फाइबर लाइन पूरे समंदर पे बिछी हुई है, आपको पता है, और वर्तमान में बड़े स्तर पे इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारे देश का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उसकी जो जांच शाखा है, देखिए जितने भी मंत्रालय हैं सबकी जांच शाखाएं भी बनाई गई हैं, तो उसके द्वारा ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर डंपिंग रोधी जांच की शुरुआत की जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर के डंपिंग रोधी आयात की शुरुआत की जा रही है। किसकी की जा रही है? डंपिंग रोधी। अब यहां पे एक शब्द आता है डंपिंग, हो सकता है आप लोग डंपिंग के बारे में ना जानते हो। देखिए डंपिंग का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है, एक देश किसी दूसरे देश को अपने उत्पाद को अपने देश की घरेलू कीमतों से कम कीमत पर उसका निर्यात कर देता है। मान लीजिए भारत में कोई चीज 100 रुपए की है और विदेशों में हम उसे 60 रुपए की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसी को डंपिंग कहते हैं। बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। भारत में कोई चीज की कीमत 100 रुपए की है, मतलब घरेलू कीमत हमारे देश की क्या है? 100 रुपए, और हम इसको दूसरे देशों में कितने का भेज रहे हैं? 60 रुपए का भेज रहे हैं।
तो इसी को डंपिंग कहते हैं। ये एक अनुचित व्यापार प्रणाली है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ता है। तो एंटी डंपिंग शुल्क मतलब कि डंपिंग को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क लगाई जाती है। ठीक है, एंटी डंपिंग के माध्यम से डंपिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित की जाती है। एक संरक्षणवादी शुल्क लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें किसी भी देश की सरकार विदेशी वस्तुओं के आयात पर विश्वास के साथ यह शुल्क लगाती है कि वस्तुओं की कीमत घरेलू बाजार मूल्य से कम ना रहे। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, एंटी डंपिंग। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, चीन ने कोई भी सामान भेजा, चीन के घरेलू मार्केट में उसकी कीमत 100 रुपए है और भारत को उसने 60 रुपए की भेजा। ठीक है, तो अब भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया जाएगा इसमें 40 रुपए का, तो इसकी कीमत क्या हो गई, 100 रुपए। यदि कोई भी चीज आयात या निर्यात की जाती है और जिसमें पता चला होता है कि डंपिंग को लेकर कार्य हो रहा है, तो सरकार के द्वारा एक शुल्क इस पे लगाया जाता है जिसको हम एंटी डंपिंग कहते हैं। समझ गए? ये दो कॉन्सेप्ट आपके अर्थव्यवस्था से जुड़े, बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। तो अभी हाल ही में ऑप्टिकल फाइबर को लेकर डंपिंग का मामला सुनाई दे रहा था, तो वाणिज्य मंत्रालय की जो जांच शाखा है, जांच शाखा के द्वारा 3 देशों से जो ऑप्टिकल फाइबर का, एक तो चीन है आपका, दूसरा दक्षिण कोरिया है। ठीक है, यहां से मतलब बड़े स्तर पे हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर आती हैं, और तीसरा इंडोनेशिया है। इन 3 देशों से जो व्यापार चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर का, इन 3 देशों के व्यापार में क्या किया गया है, एंटी डंपिंग शुल्क लगाई गई है। क्या लगाई गई है, एंटी डंपिंग शुल्क। क्या डंपिंग और एंटी डंपिंग पता चला आपको? बताएं, डंपिंग या एंटी डंपिंग आपको पता चला क्या होता है? ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो जो भी यहां से इंपोर्ट होता है, हमें लगता है कि उनकी बाजार कीमतें कुछ और हैं, भारत को कम बाजार कीमत पे भेज रहे हैं, तो सरकार एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की मतलब फिर वो सारी चीजें पता की जाती हैं और देखा जाता है। क्लियर है, स्पष्ट है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्टिकल फाइबर। एक संस्था आपकी सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है आपका, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। ठीक है, यह देश में क्या करती है, प्रतिभूतियों का, प्रतिभूति मतलब जो शेयर होते हैं आपके, है ना, शेयर मार्केट है आपके, और वित्त जो होता है इसका एक वैधानिक नियामक निकाय है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये क्या है आपका, एक नियामक संस्था है, नियामक संस्था है। ये आपकी क्या है, एक नियामक संस्था है। कौन नियामक संस्था है, सेबी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सेबी की स्थापना हुई है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी सेबी की, मतलब एक कानून लाया गया था, तो 1992 12 अप्रैल 1992 को यह संस्था बनी थी आपकी। जो आपका शेयर मार्केट होता है ना, जितना भी, उसको जो है रेगुलेट करने का काम सेबी का ही होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई पे, ध्यान रखिएगा। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो है माधवीपुरी बुच, इसके जो है अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में सेबी के 2 नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सेबी के 2 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। 2 पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, पहले हैं कमलेश वैष्णव और दूसरे अमरजीत सिंह। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है इनको स्थापित किया गया। तो इसमें भी जो सदस्य, जैसे इसके कई सारे सदस्य रिटायर होते जाते हैं, तो भारत सरकार क्या करती है, 2 नए सदस्य, जितने भी सदस्यों की जरूरत है उतने सदस्य यहाँ पर अपॉइंट करती रहती है। ठीक है, तो सेबी का कार्य क्या है, प्रतिभूतियों में कोई भी व्यक्ति निवेश कर रहा है, निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, ध्यान देना, प्रतिभूति बाजार को, शेयर मार्केट को क्या करना, उसे जो है प्रमोट करना और उसको विनियमित करना, रेगुलेट करना, ये सारा काम होता है सेबी का। तो अभी सेबी में हाल ही में 2 सदस्यों का क्या हुआ है, नियुक्ति की गई है। पहले हैं कमलेश वैष्णव और दूसरे अमरजीत सिंह। ठीक है, अगस्त 2023 में इनकी जो है नियुक्ति हुई है। और सेबी के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी कि कब आपका सेबी बना। तो अभी 2 नियुक्तियां हुई थी, तो इसीलिए मैंने इसको प्लेटफॉर्म को आपका ले लिया, चर्चा में था आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक आपका जो है संस्थान है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। क्या नाम है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। एक संस्था है आपकी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक आपका संस्थान है, लाइका दिल्ली में स्थित एक थिंक टैंक है। ये जो है हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर ध्यान में काम करता है।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है ना आपका, ये एक आपका इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और विदेश नीति को लेकर ये काम करता है, दिल्ली में स्टैब्लिश है आपका। तो अभी हाल ही में जो है जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इसके FCRA लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। FCRA लाइसेंस का मतलब समझते हैं? FCRA आपका जो है विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम है आपका, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA इसके लाइसेंस को क्या किया गया है, रिन्यू किया गया है, फिर से इसको जो है नवीनीकरण किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगस्त 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का क्या किया गया, FCRA के अंतर्गत, ठीक है, FCRA को नवीनीकृत किया गया है, यानी कि आने वाले 5 सालों तक जो है, पहले इसका निरस्त कर दिया गया था 30 सितंबर को, है ना, अब इसको जो है फिर से आगे बढ़ा दिया गया है FCRA को। विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम क्या होता है, विदेशों से बहुत सारा पैसा या फंड इनको जो भी मिलता है वो FCRA अधिनियम के अंतर्गत ही उसको रेगुलेट करना होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, FCRA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये चर्चा में था काफी ज्यादा, तो इसलिए मैंने पूरी न्यूज आपकी ले ली। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है इसको रिन्यू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला है आपका, हाँ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन आपका ये संस्था है। अगला है आपका एक आपका नया प्रोग्राम चालू किया गया है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं भारत NCAP, भारत NCAP, ये एक नया प्रोग्राम चालू किया गया है, भारत NCAP, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये आपका 22 अगस्त 2023 को प्रारंभ किया गया है, नितिन गडकरी साहब के द्वारा प्रारंभ किया गया है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं। अब देखिए, आप खुद समझिए, दरअसल क्या होता है, कार ग्राहक जितने भी हैं, तो बाजार में बहुत सारे वाहन हैं, मोटर वाहन है ना। अब आपको पता है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कार बेहतर है या ये कार बेहतर है, तो 2 कारें हैं मान लीजिए, दोनों कारों में दुर्घटना संबंधी सुरक्षा को लेकर क्या कार्य किया गया है, इसका एक तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सके, उसके लिए जो है आपका ये भारत NCAP जो है इसको लेकर के काम करता है, ठीक है। तो जो ध्यान से समझिए, बहुत सारे मानक बनाए गए हैं, सुरक्षा मानक बनाए गए हैं कारों को लेकर। तो जो कार निर्माता हैं स्वेच्छा से मोटर वाहन के उद्योग का मानक के अनुसार जो है परीक्षा अपनी कार्यों का परीक्षण करवाते हैं, ठीक है, और इस परीक्षणों के तहत उनको स्टार रेटिंग मिलती है। कई बार आप लोग देखते होंगे, कई बार आप कोई कार खरीदने गए और उसको आपको बताया कि इसके सुरक्षा मानक 5 स्टार रेटिंग के हैं, कई बार आपने देखा 3 स्टार रेटिंग के हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देखते हैं कई सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो ये क्या करती हैं, इनकी रेटिंग इनको प्रदान करती हैं। तो भारत सरकार ने भी भारत NCAP ये आपका जो है क्या किया है, एक सुरक्षा मानक असेसमेंट आपका प्रारंभ किया है। भारत NCAP में जैसे आप देखते हैं, 2 कार होती है कोई भी, उसको 100 की स्पीड से, 110 की स्पीड से, 200 की स्पीड से क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराया जाता है। तो टकराने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है, ठीक है, ये मतलब करते हैं आपका। अभी बहुत सारी संस्थाएं रेटिंग प्रदान करती हैं इसको लेकर। तो अभी भारत सरकार ने भी क्या किया है, सुरक्षा मानकों को लेकर के ऐसे वो मतलब प्रॉपर जो है इसके ही प्रावधान में होता है और फिर उनको स्टार रेटिंग प्रदान होती है। तो जब सुरक्षा मानक बेहतर होंगे तो आपको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बूस्ट हो जाएगा, है ना। भारत की कारें भी वैश्विक बाजार में जा पाएंगी, प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अभी हमारे देश की कारें कहीं टिकती नहीं है। 2-3 कारें हैं, जैसे लाइक आप नेक्सॉन को देखते होंगे, टाटा की नेक्सॉन है, 5 स्टार रेटिंग है उसको सुरक्षा मानकों पे, तो ये रेटिंग प्रदान करती हैं। बहुत सारी कारें ऐसी हैं, जैसे मारुति की कारें हैं, मारुति की कारों में कुछ नहीं है ना, एक बार कार टकराई पूरी कार बिखर जाएगी आपकी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने भी, अभी नितिन गडकरी साहब ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है। इसके तहत हमारे देश में जितनी भी जो है कारें हैं, उन कारों का एक तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा और कार निर्माता कंपनी स्वेच्छा से, मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती कि भैया आपको रेटिंग करानी ही करानी है, ठीक है वो, लेकिन जब एक बार आप लोग जान जाओगे तो आप खुद जाएंगे कि भैया आप ये बताइए कि भारत NCAP के तहत इसको क्या रेटिंग मिली है कार को, ठीक है, आप खुद पता चल जाएंगे। तो कार की प्रदर्शन क्षमता जो है यहाँ से पता चल जाती है कि इसकी क्या स्थिति है और उसी हिसाब से इसको रेटिंग प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसमें 2 तरीके के इक्विपमेंट होते हैं, चाइल्ड इक्विपमेंट क्या है और जो है एडल्ट इक्विपमेंट क्या है
है ना, गाड़ी में जो है जो एडल्ट हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर के क्या है, और इन सब आधार पे जो है इसको रेटिंग प्रदान की जाती है, एनसीएपी। तो ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत आपका एक बहुत बढ़िया चीज है। मतलब आप सोचिए इससे क्या होगा, आने वाले समय पे हमें पता चल जाएगा कि किस कार की क्या रेटिंग है। अभी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग के भरोसे हम जो है कारें खरीदते हैं, जितने भी खरीदते हैं, तो भारत एनसीएपी है, ठीक है। देखो अब देखिए पैसे भी उसी हिसाब से हैं। अब जैसे आप लोग कई बार देखते हैं ना कि जो आपकी लग्जरी कारें होती हैं, खासकर जर्मन कारें हैं, तो उनके फिर पैसे भी उसी हिसाब से होते हैं। एक तो सरकार के द्वारा कस्टम ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा वसूली जाती है, बट उनकी मतलब भारत की जितनी भी पे कैपेसिटी है उसी हिसाब से मारुति भी गाड़ियाँ बनाता है, उसी हिसाब से जो है आपका अलग अलग गाड़ियाँ बनती है। अब जैसे आप लोग देखें टोयोटा की गाड़ियाँ जो बनती है ना, टोयोटा की गाड़ियों की गुणवत्ता स्थिति, टाटा की गाड़ियों की गुणवत्ता स्थिति, टाटा बहुत शानदार गाड़ियां बनाता है, मतलब लोहा लाट गाड़ियां बनाता है पूरी की पूरी। और मारुति क्या है, कम बजट में लोगों तक गाड़ियां पहुंच जाएं, है ना, उस दिशा में मारुति ने जिस तरीके से काम किया है, और हर वेरिएंट में बहुत सस्ती गाड़ियां जो है मारुति ने निकाली है। लेकिन ये रेटिंग बहुत मदद करेगी देश के नागरिकों को, ठीक है, सभी को कारों को खरीदने में। तो भारत एनसीएपी का मतलब समझ पाए, ये एक आपकी रेटिंग का कार्य करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत एनसीएपी ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इसका जो है एफसीआरए के तहत जो है इसको फिर से नवीनीकृत किया गया है। इसके एफसीआरए को सेबी के, मैंने आपको बताया 2 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है। सेबी 1992 पे बनी थी संस्था, और एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। एक जैसे बीमा कंपनियों के लिए IRDA होती है आपकी, IRD IRDA बोलते हैं, इसी तरीके से आपकी जो है नाबार्ड है, वो जो एग्रीकल्चर को लेकर, RBI है आपका, ट्राई है आपका, है ना, BCCI आपका, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी हैं जो कि आपकी रेगुलेट करती हैं विभिन्न संस्थाओं को। ये आपका चीन के द्वारा, मतलब चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से आने वाले ऑप्टिकल फाइबर पर डंपिंग, एंटी डंपिंग जो है लगाने की सिफारिश की गई है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको मैंने बताया कि जो 5 फ्लीट सपोर्ट शिप है उसको लेकर के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय के बीच में एक अनुबंध समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक थे। हाँ देखिए अब अलग अलग है, ये तो कार वाइज अब आपको रेटिंग आप लोगों को भी पता होती है। हाँ टैक्सेशन ज़्यादा होता है। अब देखिए जरूरी भी, अपने देश के उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा टैक्स भी लगाया जाता है ना। बाहर की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, इतनी महंगी कारें होती नहीं हैं, और जो बाहर के, अब जैसे आईफोन ही आता है आपका, मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आईफोन इतना महंगा नहीं है बाहर विदेशों में। भारत में क्योंकि उसमें टैक्स भी लगता है खूब सारा, भारत सरकार लगाती है, कस्टम ड्यूटी के अलावा कई सारे टैक्स लगाती है। अब आईफोन शायद भारत में भी बनना चालू हो गया, आईफोन 15, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो है जितने भी उद्योग हैं अब भारत में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखो ऑब्जर्वर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को मतलब देखना, उसका जो है ऑब्जर्व करना, है ना। तो ऑब्जर्वर स्टेट बहुत सारे बनाए जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, उसका परीक्षण करना, देखना, उससे जुड़ी हुई। तो कुछ ऑब्जर्वर भी बुलाए जाते हैं कि जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो भी कार्य चल रहा है उसको ऑब्जर्व करें, उसे देखें, है ना। तो ऑब्जर्वर स्टेट भी होते हैं बहुत सारे, खासकर जब समिट वगैरह होती हैं तो बुलाए जाते हैं, ठीक। तो इसको रिवाइज करिए, जितना मैंने आपको बताया उसको पढ़ा, ये रिवाइज करिए आप, ठीक है। चलिए।